हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में सीडीपी के 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रीट लेवल 1 हो या फिर रीट लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। वह है सामान्य बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर किसी बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में है तो वह आएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और इससे संबंधित 2 पॉइंट आपको और नोट करने हैं कि जड़ बुद्धि वाला बालक किसे कहा जाता है। जड़ बुद्धि वाला बालक किसे कहते हैं? तो 71 से कम अगर आईक्यू लेवल है, 71 से कम अगर है तो इसे कहा जाएगा जड़ बुद्धि वाला बालक। और एक पॉइंट इसमें से नोट करना है आपको, जो है कि प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जाता है? तो 130 प्लस अगर आईक्यू लेवल आ रहा है, 130 प्लस, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। उसके बाद बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, यह आपको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए। अगर वहीं पर बात की जो दिव्यांग बच्चे अगर हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनके लिए है 18 वर्ष के लिए। उनके लिए है 18 वर्ष के लिए। कौन से एक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे? राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में, 2009 के बारे में। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है विकासीय विधि। कौन सी विधि? विकासीय विधि। गार्डनर ने 8 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो बात की जाए यहाँ पे जो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो इसमें से भावात्मक बुद्धि के बारे में कोई भी बात नहीं कही थी। तो इसके अनुसार ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब कि इन्होंने भावात्मक बुद्धि के बारे में नहीं बात की थी, जबकि स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि, ये जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उन्हीं के प्रकार होते हैं। उसके बाद गार्डनर का जो है एक बहुत ही ज़्यादा कथन इम्पॉर्टेंट है बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि का स्वरूप जो है एकांकीन होकर कैसा होता है? बहुप्रकारी होता है। बहुप्रकारी होता है। ये किसने कहा था? गार्डनर ने कहा था, बहुप्रकारी होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो कहा जाता है बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। समूह की आयु, गंदी और चुस्ती आयु के नाम से जानते हैं बाल्यावस्था को। और एक जो है किशोरावस्था को कहते हैं संघर्ष तनाव। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। उसके बाद बात किया जाए अगर शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल कहते हैं शैशवावस्था को। और किसने कहा था? यह कहा था वैलेंटाइन ने। किसने कहा था? सीखने का आदर्श काल कहा था वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को। और एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शैशवावस्था में जो है बच्चों का व्यवहार कैसा होता है? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं, बस उनको खुद से मतलब होता है, खुद से प्यार होता है उनको बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात की जाए जैसे कि गर्भावस्था की, तो विकास का जो है शुरुआत, विकास की शुरुआत कब से होती है? तो विकास की शुरुआत जो है गर्भावस्था से हो जाती है, या फिर जो है प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास की शुरुआत हो जाती है, और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की जैसे कि मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा था स्किनर ने। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान क्या? शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।
हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया पढ़ने की क्षमता को कहा जाता है। क्या कहते हैं? पढ़ने की क्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवस्था तक मानी जाती है? तो पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे के अनुसार चौथी अवस्था है और इसकी एज थी 11 वर्ष से अधिक। 11 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। तो इसके अनुसार 11 से 15 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। अब बात की जाए जैसे कि 0 से 2 वर्ष जो पहली अवस्था होती है, तो इसका नाम है संवेदी गामक अवस्था। क्या नाम है इसका? संवेदी गामक अवस्था नाम है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष, इसको पूर्व संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष की जो एज है, इसको मूर्त संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मूर्त संक्रियात्मक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कितने दिन? 280 दिन लगते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार, शिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। या फिर एक और अन्य नाम इसका, जैसे कि मस्तकाधोमुखी। मस्तकाधोमुखी जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सबसे पहले बच्चे के किस अंग का विकास होता है? तो सिर का सबसे पहले विकास होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे कि कोई बच्चा है तो पहले अपनी उंगलियां चलाना सीखेगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर में उसका कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद दौड़ना भागना स्टार्ट कर देगा। ना ही कि पहले दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया सही कथन है बिल्कुल। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह भी कथन सही है। और वर्तुलाकार गति में होता है विकास। वर्तुलाकार गति से तात्पर्य होता है कि कभी विकास जैसे कि बहुत तेजी गति में होगा, कभी एकदम डाउन हो जाएगा विकास। मतलब एक निश्चित गति के अनुसार विकास नहीं चलता है, और विकास चारों ओर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो शैशव अवस्था यहाँ पे गर्भाधान काल की अवस्था नहीं, जबकि डिम्बावस्था, बीजकरण और भ्रूणावस्था ये तीनों ही गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। मन तथा शरीर का विकास। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? कौन से अंग का? तो सिर का निर्माण होता है सबसे पहले। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां। कितनी होती हैं? 270। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह की अवस्था में। कितने माह की? 3 माह की अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, कहीं कहीं लिखा मिलता है, कहीं कहीं मिलता है शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों में। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन हमें दोनों मिले, शैशवावस्था व किशोरावस्था, तो हमें दोनों यहाँ पे सही करने हैं, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो ऐसे कार्य होते हैं शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो सबसे पहले बालक आकर्षित होता है प्रकाश की ओर। किसकी ओर? प्रकाश की ओर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको तुरंत जो है उसके जवाब देना चाहिए और उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। और भारत में जो है
मनोविज्ञान को जो जनक माना जाता है वो माना जाता है ए सेन गुप्ता को, एन सेन गुप्ता को, या फिर सीधा आप शॉर्टकट में नाम याद रखिए सेन गुप्ता, सेन गुप्ता को। उसके बाद क्वेश्चन है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? रुचियां, आवश्यकता, या फिर असुरक्षा, या फिर अभिवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा असुरक्षा। इस अवस्था में बालक जो है असुरक्षा के प्रति भयभीत नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। वह अवस्था होती है आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हरलॉक का। किसका? हरलॉक का। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे जो कथन दिया गया इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल का। किसका? स्टैनले हॉल ने कहा किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। और किशोरावस्था के बारे में इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का जो है कथन पूछा जाता है पेपर में कि किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था किसने कहा है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह कहा था स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? यह परिभाषा दी थी जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से। वजन एवं ऊंचाई से जो है मानसिक विकास का कोई भी संबंध नहीं, जबकि तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास और अवबोध की क्षमता, ये सारी चीज़ें जो है मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था के बाद किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या होती है? तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है समायोजन की। किसकी? समायोजन की। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा है स्टैनले हॉल का। किसका? स्टैनले हॉल का। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कथन दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं? तो 4 अवस्थाएं हैं। और जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एरिक्सन के अनुसार वह अवस्था कौन सी है जिसमें बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है? तो वह अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। और एरिक्सन ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो 8 अवस्थाएं बताई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोहलबर्ग ने। किसने किया था? कोहलबर्ग ने। उसके बाद एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था फ्रायड ने। पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने प्रयोग किया था? तो किया था ये मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला या फिर ऊर्जा को उच्च स्तर वाला। तो ऊर्जावान मित्रवत बालक जो है आसानी से चढ़ने वाले नहीं होते। यहाँ तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, तो इसके अनुसार यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। किशोरावस्था प्रारंभ कब से होती है? 12 वर्ष की आयु से और 18 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक चलती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की थी? तो पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो सजीव चिंतन की ओर। सजीव चिंतन की ओर। बच्चे समझते हैं कि जो सूर्य है ये भी क्या सजीव है, मतलब इसमें भी जान है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यह कहा था नॉम चॉम्स्की ने। किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की ने। उसके बाद क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो लैंगिक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? लैंगिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैफलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रपूर्ति। चित्रपूर्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित है। कौन से बाल मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है प्रारंभ के 4-5 वर्षों पर आधारित है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? तो डार्विन ने। यह पुस्तक लिखी गई डार्विन के द्वारा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 50 नंबर, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? विश्वसनीयता, वैधता या फिर मानक? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास क्या है? सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो यह कथन दिया गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है। मतलब पियाजे की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त हो जाती है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व से यह तात्पर्य है कि जब छोटा बच्चा होता है पहली अवस्था में, जो संवेदी गामक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, तो इस अवस्था का गुण होता है वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी पाई जाना। यह क्वालिटी पाई जाती है बच्चों में संवेदी गामक अवस्था में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि छोटा बच्चा होता है, कोई चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी वो समझ पाता है कि ये जो चीज़ हमारे सामने नहीं दिखाई दे रही है फिर भी हमारे क्या अगल बगल है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने जैसे कि कोई भी व्यक्ति है छिप जाए उसके सामने से, उसके मतलब आंखों के सामने से दूर हो जाए, अगल बगल कहीं छिप जाए, फिर भी वो जान पाता है कि यह कोई जो व्यक्ति या फिर जो वस्तु है तो ये क्या है? हमारे पास भी में है। जैसे कि कोई बच्चा है यहाँ पे, जैसे कि एक बेड बना हुआ है और यहाँ पे कोई बच्चा लेटा हुआ है, और यहाँ पे खिलौना पड़ा हुआ है और इससे वो खेल रहा है। उसका खिलौना नीचे गिर जाए बेड के तो उसकी आंखों के सामने खिलौना नहीं है, उसके नीचे गिर गया है, उसको दिखाई नहीं दे रहा उसकी आंखों के सामने, फिर भी वो समझ पाता है कि जो खिलौना है हमारे आस पास ही मौजूद है। तो इसी प्रकार की जो क्वालिटी होती है उसे वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। उसके बाद अब आपको पियाजे के बारे में कुछ पॉइंट नोट करने की, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एक इनकी जो है पुस्तक याद करना है, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। किसकी पुस्तक है यह? थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। जो संवेदी गामक अवस्था थी पहली अवस्था है और इसकी एज है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष
उसके बाद पूर्व परिचालन या फिर इसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है मूर्त परिचालन या फिर मूर्त संक्रियात्मक, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। उसके बाद औपचारिक परिचालन, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये अवस्था होती है 11 वर्ष से अधिक। जो 11 वर्ष से अधिक की एज होगी तो वह बच्चा औपचारिक परिचालन अवस्था में आएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने जीन पियाजे के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। अगर यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा जाता कि वृद्धि से क्या तात्पर्य होता है, तो केवल वृद्धि अगर बात की जाए तब उसमें से किसी व्यक्ति की जो है वजन, किसी व्यक्ति का जो है वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, जो चीज़ें मात्रात्मक होती हैं, जो चीज़ें मात्रात्मक होती हैं वह सारी चीज़ें आती हैं वृद्धि के अंतर्गत। और विकास के अंतर्गत विकास जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है, साथ साथ गुणात्मक भी होता है। विकास कैसा होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। और वृद्धि के बारे में आपको ये पॉइंट नोट करना है कि वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक होती है, एक निश्चित आयु तक होती है। और जो विकास होता है, विकास जो होता है वह गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से इसकी शुरुआत हो जाती है। प्रसव पूर्व अवस्था से इसकी शुरुआत हो जाती है और जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक प्रत्येक व्यक्ति का विकास चलता रहता है। और जो विकास ये चलता रहता है, सारे जीवन विकास चलता है, तो किस सिद्धांत के अनुसार? विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण जीवन प्रत्येक व्यक्ति का विकास होता रहता है। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था गर्भावस्था के बारे में, तो 280 दिन। कितने दिन? 280 दिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। किसको कहते हैं? किशोरावस्था को कहते हैं। इसी अवस्था में संवेगों में परिवर्तन होने लगता है। संवेगों में परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और इसी अवस्था में वीर पूजा की भावना आ जाती है। बच्चों में वीर पूजा की भावना आ जाती है। वीर पूजा से तात्पर्य होता है, वीर पूजा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में जो है वीर पूजा की भावना किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में। वीर पूजा से यह तात्पर्य होता है कि बच्चे किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं और उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे कि भगत सिंह है तो भगत सिंह के विचारों को अपनाएंगे। कोई जैसे कि महात्मा गांधी जैसे बनना चाहता है, कोई जो है सुभाष चंद्र बोस के जैसे बनना चाहता है, तो अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उनके जैसे जो बनने की जो उनके अंदर जो क्वालिटी आती है तो उसे क्या कहते हैं? वीर पूजा कहा जाता है। उसके बाद किशोरावस्था के बारे में आपको एक चीज़ और नोट करना है। किशोरावस्था को संघर्ष तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा जाता है। और ये किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल ने। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि किशोरावस्था को किसने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। उसके बाद बात की जाए अगर शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल कहा था। सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने कहा था सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को। उसके बाद इसकी बात की जाए बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था को समूह की आयु, उसके बाद गंदी आयु, समूह की आयु, गंदी आयु, चुस्ती की आयु के नाम से जानते हैं। चुस्ती की आयु के नाम से भी जाना जाता है किसको? बाल्यावस्था को। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास जो होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ में वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है, यह कथन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक ने जो मुख्य नियम, 3 नियम बताए थे। 3 नियम कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कितने नियम बताए थे? 3 नियम बताए थे, प्रमुख नियम। तो यही वो 2 नियम है, अभ्यास एवं तत्परता के, और तीसरा होता है प्रभाव का नियम। तो यह दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा।
श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो अच्छी लिखावट। क्या होता है? सबसे चीज होती है इंपॉर्टेंट, अच्छी लिखावट। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था की एज पूछा गया यहाँ पे। अभी हम लोगों ने पिछले जो है क्वेश्चन में पढ़ा था, संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। तो जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक हो जाएगी इसकी अवस्था की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं और लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। परामर्श का उद्देश्य। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना। तो परामर्श के ये सारे उद्देश्य हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो इन ऑप्शन के अनुसार नैतिकता का अगर विकास करना है बच्चों में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं और ज़्यादा टाइम जो होते हैं बच्चे, जैसे कि स्कूल में जब एडमिशन वगैरह हो गया उनका तो स्कूल में ही बिताते हैं काफ़ी टाइम, तो एक शिक्षक का अनुकरण बहुत ही ज़्यादा करते हैं बच्चे। तो इसके अनुसार शिक्षक जिस प्रकार का व्यवहार करेगा तो बच्चे भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो इसलिए एक शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि इन्होंने किंडरगार्टन का विकास किया था। क्या किया था? किंडरगार्टन का विकास किया था। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना का। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना का। किसका? सहयोग की भावना का। और एक जो अच्छा जो अध्यापक होगा तो बच्चों में वो कभी भी प्रतिद्वंदात्मक और जो है प्रतियोगिता की भावना का विकास नहीं करता है। ये सारे क्या निगेटिव पॉइंट होते हैं। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का जो है संपूर्ण रूप से चारों तरफ से विकास किया जाना चाहिए, मतलब 360 डिग्री में। जैसे कि 360 होता है तो ये चारों तरफ से जो है पूरा बच्चे का विकास किया जाना चाहिए, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से। बस यह केवल दायित्व नहीं होता है टीचर का कि बस उसका सब्जेक्ट जो है कोर्स पूरा करा दिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर डैश दिया गया है, फिर तथा, फिर डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम तथा पर्यावरण के विशिष्ट अन्योन क्रिया के परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने में। 18 से 24 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में शुरू किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू की? सर्व शिक्षा अभियान जो है कब शुरू किया गया था? 2001 में। 2001 में। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? तो अधिगम का आधार है उद्दीपन अनुक्रिया। क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया। और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया? स्किनर ने दिया था। और अंतर्दृष्टि या फिर सोच का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, या फिर शिक्षक की लिखावट। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षक को विषय की समझ। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए,
छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो शिक्षण संबंधी जो सहायता सामग्री होती है उसका यूज किया जाता है शिक्षक के द्वारा शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षक को आनंदित और रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या फिर अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि किसी के माता पिता अगर नहीं आ रहे हैं तो एक शिक्षक उनसे खुद मिलना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक। कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठचर्या निर्माण करना एक अत्यधिक इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है यह। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, तो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी हों थोड़ा अपने को क्या है अच्छा महसूस कर पाएँ कि लोग उनको अच्छा समझ रहे हैं जब उनकी प्रशंसा की जा रही है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। तो यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार जो है अवस्थाएं बताई गई हैं कि विकास जो है सबसे पहले सांवेदिक रूप में होगा, फिर मूर्त में, फिर अमूर्त में। तो इसका आंसर यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या फिर अनुमानी विधि का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुमानी विधि का। किसका, अनुमानी विधि का, क्योंकि वो अपने अनुमान के अनुसार जो है परिकल्पना का परीक्षण कर उपकरणों की मरम्मत करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार संबंधित है विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घटती है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो क्या उसकी क्षमता घटती है। तो इसका आंसर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वह होती है रचनात्मक मूल्यांकन। क्या होती है, रचनात्मक मूल्यांकन। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या फिर ये सभी। तो एक शिक्षक को अगर ये सारे काम पर है, ये सारी क्वालिटीज पर है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो इसके अनुसार ये सभी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। मतलब कौन सी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें बताई गई हैं। विद्यार्थियों का समग्र विकास किया जाना चाहिए, सही है, बिल्कुल ये सही है। अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती होनी चाहिए और बहुभाषावाद पर जोर देना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सही है। तो इसके अनुसार जो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। तो खुद करके जब तक कोई व्यक्ति नहीं करेगा कोई चीज़ तो उतना है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। और जब तक कोई चीज़ नहीं करेगा, मतलब खुद से अगर कोई चीज़ करके सीखता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उस पर और काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें उसे आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समावेशी शिक्षक सिद्धांत किस पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। तो समावेशी शिक्षक सिद्धांत जो है आधारित है समता एवं समान अवसर पर।
विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करना किसी टीचर को, तो उसके लिए विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से किससे संबंध रखता है? तो यह संबंध रखता है अधिगम स्थानांतरण से। अधिगम स्थानांतरण से। उसके बाद क्वेश्चन हमारा, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? तो यह कथन है रॉस का। किसका? रॉस का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मानसिक विकास से, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या फिर भाषा का विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है मानसिक विकास से। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान में होता है, सही है कि विकास का जो है कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आगे चल के कोई व्यक्ति है कैसा मतलब कार्य करेगा। उसके बाद विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि विकास जो होता है रेखीय नहीं होता है बल्कि सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, तो यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया गलत ऑप्शन, तो इसके अनुसार सी ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का अनोखा काल माना जाता है बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। उसके बाद एक पॉइंट आपको और नोट करना इसमें से कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? कोल तथा ब्रूस ने। कोल तथा ब्रूस ने। कोल तथा ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे अभिप्रेरणा जो है यह वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका? क्रो एंड क्रो का। उसके बाद क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है किस अवस्था को? बाल्यावस्था को। किसको? बाल्यावस्था को। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था की जो है विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, जबकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, छोटे बच्चे होते हैं इस वजह दूसरों पर निर्भर होते हैं, और मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है इस अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सारी क्वालिटी जो है शैशवावस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का जो विकास दर्शाता है यह कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत के अनुसार। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है बच्चे का, तो वह केंद्र से परिधि की ओर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, बिग व हेड की विशेषताओं को यहाँ पे डैश करके बताया गया है कि कौन सी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग व हेड। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता सिद्धांत, अनुक्रमिकता सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत और प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती यहाँ पे कोई भी विकास सिद्धांत नहीं, जबकि विकास निरंतर होता रहता है, अनुक्रमिकता के अनुसार क्रम से होता है और सामान्य से विशिष्ट होता है। तो ये तीन कथन जो है सही है, मतलब विकास सिद्धांत होते हैं, जबकि प्रतिवर्ती जो है विकास सिद्धांत नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पे दिया गया है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिरिल बर्ट ने। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछ लिया जाए पेपर में, किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा पियाजे ने दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती है। और बात की जाए जो अन्य अवस्थाएं, जैसे कि ज्ञानेंद्रिय अवस्था, इसको संवेदी गामक के नाम से भी जानते हैं। इसकी ये जो अवस्था है पहली अवस्था होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं का क्रम आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखनी है इनके बारे में, इन सभी की एज क्या होती है? तो जो ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो प्रथम अवस्था होती है, इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। तो इन सभी की एज, इन सभी का क्रम जो अवस्थाएं हैं, इन सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद पियाजे के बारे में एक पॉइंट और याद रखना कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। खुद के बच्चों पर। किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के। किस देश के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इनमें से? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो है शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, वातावरण और खेल तथा व्यायाम, ये सारी चीज़ें शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या फिर बहुतत्व सिद्धांत। तो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं, जबकि एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व और बहुतत्व सिद्धांत ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एंड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पे लार ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि एंड्रीनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये तीनों ही ग्रंथियाँ जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। किसने? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जैसे कौन कौन से होते हैं, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या फिर संपूर्ण। क्या होता है? जिसका मतलब होता है समग्र या फिर संपूर्ण। अब बात की जाए यहाँ पे गेस्टाल्टवाद की, तो गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है वर्दिमर को। किसको कहते हैं? गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है वर्दिमर को। और इसके समर्थक कौन कौन से थे? तो कोहलर और कोफ्का, कोहलर, कोफ्का और कर्ट लेविन ये जो थे तो ये समर्थक थे किसके? गेस्टाल्टवाद के। उसके बाद जैसे कि है जो गेस्टाल्टवाद है या फिर गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है, अधिगम के किस जो है अधिगम जैसे कि है एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए और कुछ जो है अधिगम के
को जो है दो प्रकार के मनोवैज्ञानिकों में डिवाइड किया गया, जैसे कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। तो जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे तो इन सभी को कहा जाता है कैसे थे, संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। उसके बाद बात की जाए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो जैसे कि इनमें कुछ प्रमुख है, थॉर्नडाइक हो गए, जैसे कि थॉर्नडाइक हो गए, पावलाव हो गए, स्किनर हो गए। तो ये सभी कैसे थे, ये थे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। अब बात की जाए फूज या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से किसके द्वारा दिया गया था, तो कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा, कोहलर के द्वारा। और इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर। किस पर, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। उसके बाद क्वेश्चन है, मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है किसका, संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या फिर चिंतन का। तो मैकडुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति संबंधित होती है संवेग से। किससे, संवेग से। अब बात की जाए यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों का जनक किसको कहा जाता है, मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है मैकडुगल को। मैकडुगल ने मुख्य रूप से 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और एक इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है मैकडुगल की, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने अपनी पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की थी। किसकी निंदा की थी, चेतना शब्द की निंदा की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद में बात की जा रही है, 21 का ए में है। यह बात किस में कही गई, 21 के ए में। और कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत। आरटी एक्ट जो है 2009 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सभी का मौलिक कर्तव्य है। जो उसके पेरेंट्स वगैरह है इन सभी का क्या मूल कर्तव्य होगा। और किसी भी स्कूल में इनसे जो है पैसा नहीं लिया जाएगा, जो सरकारी स्कूल हैं 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं। तो आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। वहीं पे बात की जाए अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो उनके लिए 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, क्रस का या फिर दुर्बल, सुडोल का, गोल का या फिर सभी। तो क्रेसमर ने इन सभी रूपों में जो है वर्गीकृत किया था व्यक्ति को। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति की। किसकी, स्मृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ या फिर सर्वाधिक प्राचीन विधि मानी जाती है अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि, अंतर्दर्शन विधि। और इसका प्रतिपादन किया था विलियम वुंट ने। किसने, विलियम वुंट ने इसका प्रतिपादन किया था। और विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं किसको, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक मानते हैं विलियम वुंट को। अब आपको पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना विलियम वुंट के बारे में। विलियम वुंट को संरचनावाद का संस्थापक माना जाता है। किसका मानते हैं संस्थापक, संरचनावाद का संस्थापक माना जाता है। 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इसी वजह से इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इनको ही माना जाता है, विलियम वुंट को। अब आपको एक पॉइंट यह याद रखना है कि जहाँ पे इन्होंने मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना की थी लिपजिंग विश्वविद्यालय में, लिपजिंग शहर में। तो प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम क्या है, तो प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम हो गया है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय उस जगह का नाम हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात जो है, नेक्स्ट कथन के बारे में यह याद रखना है कि इन्होंने मनोविज्ञान को इन्होंने क्या कहा था, मनोविज्ञान को इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा था। क्या कहा था, चेतना का विज्ञान कहा था। किसने, विलियम वुंट ने। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। पठार कब बनता है? थकान के कारण। किसके कारण? थकान के कारण। अब यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है वह प्रयुक्त होता है अधिगम अंतरण के लिए। किसके लिए? अधिगम अंतरण के लिए। अब यहाँ पे अधिगम अंतरण के बारे में या फिर अधिगम स्थानांतरण के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना। जैसे कि एक क्या होता है सकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक, और एक क्या होता है नकारात्मक। ये बहुत ज़्यादा पेपर पूछे जाते हैं, नकारात्मक। तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कब कहा जाएगा? कि जैसे कि आपने जो है कोई चीज़ सीखी, आपका जब पूर्व ज्ञान नए चीज़ सीखने में हेल्प करेगा तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण या फिर सकारात्मक स्थानांतरण। अब बात की जाए नकारात्मक स्थानांतरण की, तो अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जैसे कि आपने पूर्व ज्ञान मतलब पूर्व में जो कोई चीज़ सीखी या फिर जो आपका जो पूर्व ज्ञान है वह नई चीज़ें को सीखने में, नई चीज़ों को सीखने पे उस पर बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व मापन में। किसमें? व्यक्तित्व मापन में। उसके बाद क्वेश्चन है, रोरसाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है इसका प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इसका भी मापन किया जाता है व्यक्तित्व के मापन में। रोरसाक इंक ब्लॉट टेस्ट का जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो हरमन रोरसा ने। किसने? हरमन रोरसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या फिर सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। तो विस्मृति का कारण नहीं, यहाँ पे स्मरण करने की इच्छा जो है विस्मृति का कारण नहीं होगी। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की थी? तो जॉन डेवी ने। किसने? जॉन डेवी ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या फिर कल्पना। तो आगमनात्मक तर्क में कल्पना शामिल नहीं होती, जबकि अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण यह तीनों ही चीज़ें आगमनात्मक तर्क में शामिल होंगी। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? तो जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं या फिर कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति है उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। और इसका जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने। किसने किया था? लुइस ब्रेल ने किया था। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसा? छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्राथमिक शिक्षा में बच्चे का सामाजिकरण, लोकतांत्रिकरण और पाठ्यक्रम की समझ ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या होती है? तो छात्रों की प्रशंसा करना। क्या करना? छात्रों की प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुराग की। किसकी? अनुराग की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक थे स्पीयरमैन। कौन थे? स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो विलियम मुंट ने। विलियम मुंट ने 1879 में कहाँ पे किया था? जर्मनी में, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की किस देश के थे? तो आंसर हो जाएगा रूस के। कहाँ के थे? रूस के थे। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और उसके बाद कुछ संप्रत्यय इन्होंने बताया था जैसे कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि पाड़ या फिर ढांचा या फिर मचान या फिर इसके फोल्डिंग के बारे में किसने बताया था या फिर इनका संप्रत्यय किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि
बुद्धि संकृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो दर्शन शास्त्र में। किस शास्त्र में? दर्शन शास्त्र में। क्वेश्चन पूछा गया है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष के बीच में जब बच्चा होता है तो वह होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने होंगे, जैसे कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उनमें से पहली अवस्था थी संवेदी गतिक या फिर संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अवस्था थी औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। अब आपको ये याद रखना है कि सभी अवस्थाओं की एज क्या होती है, जैसे कि संवेदी गामक अवस्था या फिर इसको ही इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं या फिर संवेदी गतिक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक इसकी एज होती है। उसके बाद जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक की एज होती है 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक या फिर इससे ही अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं, इसकी एज होती है 11 वर्ष से प्लस, 11 वर्ष अधिक या फिर 11 से 15 वर्ष तक इसकी एज होती है। उसके बाद पियाजे के बारे में आपको पॉइंट नोट करना है, जैसे कि पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किस पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत पे इन्होंने? तो खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। उसके बाद बात की जाए पियाजे के बारे में, तो पियाजे की एक फेमस पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड, यह पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। उसके बाद पियाजे के बारे में आपको नोट करना कि जैसे कि स्कीमा का संप्रत्यय किसने दिया था? स्कीमा के बारे में किसने बताया था? तो जीन पियाजे ने बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन है, विकास से की ओर बढ़ता है। तो विकास सबसे पहले सामान्य होता है, धीरे धीरे होता है, फिर उसके बाद विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे कि पहले कोई छोटा बच्चा है तो पहले क्या करेगा? पहले उंगली चलाना सीखेगा, फिर उसके बाद जैसे कि और बाकी जो शरीर के अंग हैं उनको कंट्रोल करना सीखेगा, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, बाद में दौड़ना सीखेगा। तो यह नहीं मतलब होता है कि पहले दौड़ना सीख जाए बच्चा। तो पहले क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है। पहले सामान्य विकास होता है, फिर विशिष्ट विकास होता है। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब जैसे कि विकास के बारे में कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे कि विकास के बारे में बहुत से क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि विकास कब से प्रारंभ होता है? तो विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। कौन सी अवस्था से? प्रसव पूर्व अवस्था से विकास जो है स्टार्ट हो जाता है। और विकास कब तक चलता है? तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास चलता रहता है, मतलब संपूर्ण जीवन विकास चलता रहता है। और किस सिद्धांत के अनुसार पूछ लिया जाए? तो निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद जैसे कि विकास के बारे में एक क्वेश्चन और आपको नोट करना है कि जैसे कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले बच्चे में किस शरीर का, किस अंग का विकास होता है? तो सबसे पहले विकास होता है सिर का। किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। और एक यह क्रम पूछा जाता है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार? तो यह विकास के सिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार। सिरोपुच्छ सिद्धांत के अनुसार। और इसी को मस्तकाधोमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्तकाधोमुखी सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति का विकास होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहयोग देना। क्या कहते हैं इसको? सहयोग देना कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और नोट करने हैं आपको, जैसे कि पाड़ के बारे में या फिर ढांचा, पाड़ ढांचा या फिर मचान का संप्रत्यय किसने दिया था? तो यह दिया था वाइगोत्स्की। किसने दिया था?
वाइगोस्की ने दिया था, या फिर ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो है संप्रत्यय किसने दिया था? इसका भी आंसर हो जाएगा वाइगोस्की ने। वाइगोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो रूस के। किस देश के थे? रूस के थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या फिर अवधारणा में बदलाव की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। जैसे कि आपने कोई जानकारी क्या की, ठीक है, आपने कोई जानकारी कलेक्ट की, जैसे कि वर्तमान जानकारी कोई है आपके पास, और उसमें क्या किया, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए अपनी जो पुरानी जानकारी थी उसमें संशोधन कर दिया। जैसे कि आपने जीन पियाजे का सिद्धांत कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद दूसरी जगह आपने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा तो कुछ नई चीज़ें जो है शामिल कर लिया आपने अपने जो है पुराने सिद्धांत में, कि ये भी चीज़ें जीन पियाजे के सिद्धांत में होती हैं। तो पुराने जो चीज़ें थी उसमें क्या किया आपने संशोधन कर लिया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन कहा जाता है। और ये समायोजन या फिर आत्मसातकरण या फिर अनुकूलन, ये सभी के बारे में किसने बताया था? तो पियाजे ने बताया था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि अहम केंद्रिता क्या होता है। तो अहम केंद्रिता का गुण पाया जाता है बच्चों में शैशव अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं खुद के विचारों और दूसरे के विचारों में जो है डिफरेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि समझते हैं कि जैसे हम खुश होते हैं उसी प्रकार हमारे मम्मी पापा प्रसन्न होंगे। जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है, उसको चॉकलेट दे दी जाए तो क्या हो, खुश हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। तो ऐसे ही बच्चा सोचता है कि अगर हमारे पिताजी या फिर मम्मी पापा कोई भी डिस्टर्ब है, कुछ परेशानी, अगर वो रोने लगे तो उनको अगर चॉकलेट दे दी जाएगी तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो ये होता है अहम केंद्रिता का गुण। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। कैसी होती है? अहम केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में यहाँ पे क्या शामिल होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ मतलब बच्चे के यहाँ चीज़ें करके सीखें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। मतलब किस प्रकार की बुद्धि राघव में उच्च स्तरीय थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीतमय बुद्धि। अब बात की जाए यहाँ पे जो संगीत में बुद्धि या फिर भाषाई, स्थानिक या फिर शारीरिक गतिबोधक बुद्धि है, तो इन सभी बुद्धियों के बारे में बताया था हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। और इन्होंने कुल मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। और हार्वर्ड गार्डनर ने जो 2 कथन दिए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कथन है। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जो है बुद्धि का स्वरूप एकांकीन होकर कैसा होता है? बहुप्रकारी होता है। उसके बाद दूसरा कथन यह दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि जैसे कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में चोट लग जा रही है तो उससे जो है एक ही प्रकार की बुद्धि प्रभावित होती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क में जो बुद्धियां हैं वो प्रभावित होंगी। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे कि किसी मस्तिष्क में एक पार्ट में जो है कोई जैसे कि परेशानी आ रही, कोई दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि संपूर्ण जो है बुद्धियाँ उससे प्रभावित होंगी। उससे एक ही प्रकार की बुद्धि या फिर जो बुद्धि उससे संबंधित होगी वही प्रभावित होगी। यह कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग जेंडर पक्षपाती। क्या है? लिंग जेंडर पक्षपाती है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। तो व्यवस्था जो है उसको बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अनुसार जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? समस्त प्राणियों में पाई जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है। बालक का परिवार में समायोजन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, बालक के गृह कार्य का अध्ययन या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है,
केस स्टडी विधि का मुख्यतः प्रयुक्त होती है। मतलब केस स्टडी विधि जो है मुख्यतः किस लिए प्रयुक्त होती है? तो वैयक्तिक अध्ययन हेतु, वैयक्तिक अध्ययन के हेतु। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषणात्मक विधियों में, मनोविश्लेषणात्मक विधियों में। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है दिया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थी का मनोरंजन होता है। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, या फिर ऑप्शन मिल जाए आपको परिवार। क्या है? परिवार। अगर ऑप्शन मिल जाए तो परिवार सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। क्या करे? इसको शिक्षक जो है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि तो बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति इसलिए है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को कहते हैं वाक्य विन्यास। क्या कहते हैं? वाक्य विन्यास। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। मतलब सभी जो विकास है एक क्रम का पालन करते हैं। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि गलत सिद्धांत कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाए सभी का विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी का विकास जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, किसी का विकास बहुत तेजी गति से होता है, किसी का विकास जो है धीमे धीमे होता है। तो यह ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है कि सभी का विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ता है, जबकि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है और सभी विकास का क्रम सेम होता है, लेकिन स्पीड क्या है उनकी सेम नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड पर, अंतर्निहित संभावित दंड। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित होता है अपसारी चिंतन। कैसा चिंतन? अपसारी चिंतन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पे सही कथन बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि बच्चे जो होते हैं जो अपने समाज के द्वारा और संस्कृति के द्वारा भाषा के द्वारा सीखते हैं और समवयस्कों से, अपने बड़ों से और अपने मित्रों वगैरह से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि बच्चे क्या होते हैं? चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें से बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों के त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। या फिर बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है,
प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकी विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन से इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बच्चे कई प्रकार से सीखते हैं। बच्चे अपने वयस्कों से सीखते हैं, पुस्तकों के द्वारा सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है तो इसके अनुसार यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है एक सुगमकर्ता की। किसकी भूमिका होती है? सुगमकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि बच्चों की त्रुटियां जो होती हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने सिद्धांत जो बताया था अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है कि जो है प्रयास करते रहने से त्रुटियां कम हो जाती हैं। पहले जो है व्यक्ति त्रुटियां करता है और एक समय ऐसा आता है कि त्रुटियां करना बंद कर देता है। तो त्रुटियां जो होती हैं सीखने का अंग होती हैं और त्रुटियों के माध्यम से एक शिक्षक जो होता है वह बच्चों के विचारों को जान पाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बालक की अभिवृद्धि संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की ओर होती है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे वृद्धि के बारे में जो जो सही कथन बताए गए, जैसे कि अभिवृद्धि का मापन परिमाणात्मक होता है, सही है। अभिवृद्धि शारीरिक अंगों की ओर होती है, भी सही है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है, भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अभिवृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि वृद्धि जो होती है उसका मापन किया जा सकता है। तो इसके अनुसार ए बी सी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, शिशु काल को अपीली काल किसने कहा है? शिशु काल को अपीली काल कहा गया था हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा? हरलॉक के द्वारा। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत? तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत जो है वातावरण संबंधी कारकों को महत्व ज़्यादा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत वातावरणीय कारकों को महत्वपूर्ण मानता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए जो यहाँ पे अन्य सिद्धांत दिए गए हैं, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो विकास होता है तो प्रत्येक व्यक्ति का विकास एक क्रम जो है फॉलो करता है। उसके बाद जैसे कि है निरंतरता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है संपूर्ण जीवन चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्वावस्था से प्रारंभ होकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है विकास चलता रहता है। कौन से विकास के सिद्धांत के अनुसार? निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद पर संबंध या फिर परस्पर संबंध का जो है सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि जो विकास है जैसे कि शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, तो ये सभी जो विकास है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर एक विकास में कुछ कमी आ रही है तो वो दूसरे को भी प्रभावित करेगी। तो ये बताता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद बात की जाए कि जैसे कि सबसे पहले कौन से अंग का विकास होता है, तो सबसे पहले सिर का विकास होता है। कौन से अंग का? सबसे पहले सिर का विकास होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक शारीरिक विकलांग बालक के लिए विद्यालय में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक रूप से होना चाहिए? बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध, बालक के लिए भोजन का प्रबंध, बालक के लिए निःशुल्क शिक्षक प्रबंध, बालक के लिए आवास का प्रबंध। तो यहाँ पे सबसे उचित ऑप्शन हो जाएगा बालक के लिए कक्ष में प्रवेश की उचित सुविधा का प्रबंध होना चाहिए अगर कोई बच्चा विकलांग है तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आप अपनी कक्षा में
कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि कुछ शिक्षार्थियों को चुनकर 6 महीने में होने वाले उनमें विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करना चाहिए। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व व अनुसरण की भावना आती है। ये सभी तत्व सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी तत्व जो है सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। ये सभी कथन जो दिए गए हैं तीनों ऊपर जो है, तो ये सभी सामाजिकरण के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ पे 4था ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं जो होती हैं वह सृजनात्मकता में विकास नहीं देती हैं, जबकि खेल, भाषण और हास्य क्रियाएं ये तीनों के द्वारा सृजनात्मकता का जो है विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, आपको किसी शिक्षार्थी के बारे में यह आकलन करना है कि वह दी गई समस्या के बारे में अपने व्यक्तिगत और मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं। इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्न का निर्माण करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न का। कैसे प्रश्नों का? निबंधात्मक प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का। बाल मनोविज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के आकलन की विशेषता नहीं है? यह आकलन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है। तो यहाँ पे आकलन के बारे में जो है, अधिगम के आकलन के बारे में गलत कथन बताना, तो यहाँ पे 4था ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें सूचना शिक्षार्थियों के द्वारा एकत्र नहीं की जाती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। और बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है, तीनों यहाँ पे सही दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती हैं पठन गति में। किसमें? पठन गति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है, आप निम्न में से किसे उसकी इस हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका सामाजिक वातावरण को, उसके सामाजिक वातावरण को। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है और जो बच्चे होते हैं अपने विचार प्रकट कर पाते हैं और अपने आप को सहज महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन सही दिया गया है। आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ाने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानेंगे? शिक्षार्थी के आत्मसम्मान को सुरक्षित करना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थियों के समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी के प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। क्या है? उद्दीपकों की प्रतिक्रिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के द्वारा बच्चे में जो है भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। और यह दिया गया था पावलाव के द्वारा। किसके द्वारा?
पावलाव के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद जैसे कि आपको नोट करना है, अंतर्दृष्टिक सिद्धांत, अंतर्दृष्टिक सिद्धांत दिया गया था कोहलर के द्वारा। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा। उसके बाद आपको नोट करना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी नोट करना है आपको? 4 अवस्थाओं के नाम। पहली थी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा। उसके बाद नोट करना है आपको कि पियाजे ने किस पर प्रयोग किया था अपना जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किसका जनक? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक इनको माना जाता है। पियाजे जो थे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो प्रयोग किया था तो खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। उसके बाद आपको नोट करना है कि पियाजे की एक फेमस पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी गई थी कॉल्विन के द्वारा। किसके द्वारा? कॉल्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। किस पर? बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। और मूल प्रवृत्तियों को जनक माना जाता है विलियम मैकडुगल को। किसको माना जाता है? विलियम मैकडुगल को। और सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। किन्होंने? व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था मैकडुगल ने। और एक इनकी ही बहुत ही फेमस पुस्तक है मैकडुगल की, ये आपको नोट करना है। मैकडुगल की एक फेमस पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है इनकी बहुत फेमस। इसी पुस्तक में इन्होंने व्यवहार शब्द का यूज किया था और चेतना शब्द को बुरा बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है? समस्या समाधान का, समस्या समाधान का। उसके बाद क्वेश्चन है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और इसके अन्य नाम लिख लीजिए, जैसे कि प्रयास या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके आपको अन्य नाम लिखने हैं। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत दिया गया है भूल और प्रयास या फिर प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से कहते हैं। इसके अन्य नाम जैसे कि संयोजनवाद के सिद्धांत, संयोजनवाद के सिद्धांत, संबंधवाद के सिद्धांत, संबंधवाद के सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। उसके बाद इसी सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत, एसआर थ्योरी, इन सभी के नाम से जाना जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को। उसके बाद बात किया जाए थॉर्नडाइक की, तो सबसे जो है इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको मानते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को मानते हैं। और थॉर्नडाइक कैसे मनोवैज्ञानिक थे? तो पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे।
और जब इन्होंने अपना सिद्धांत दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्होंने व्यक्तित्व को किस प्रकार बांटा था? तो चिंतन और कल्पना के अनुसार, चिंतन और कल्पना के अनुसार पर, चिंतन और कल्पना। और वहीं पे बात किया जाए, इन्होंने थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के मुख्य नियम कितने दिए थे? सीखने के मुख्य नियम 3 दिए थे, गौड़ नियम 5 दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन दिया गया था रॉस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉस के द्वारा। उसके बाद प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचना प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो चारों अवस्थाएं हैं, तो इन सभी की आपको एज याद रखना है। जैसे कि पहली अवस्था होती है संवेदी गामक, इसकी जो एज होती है जन्म से 2 वर्ष होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 11 वर्ष प्लस, 11 से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से जो अधिक के बच्चे होंगे वह इस अवस्था में आते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं अधिगम अक्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष युक्त वाले बालक, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, गणित संबंधी समस्या को कहा जाता है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया। किसी बालक के आकलन में संज्ञान का महत्व है। संज्ञान का क्या महत्व होता है? बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। जब कोई बालक अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। इस प्रकार के चिंतन को कहा जाता है स्वली चिंतन। क्या कहते हैं? स्वली चिंतन। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम होती है उनकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी दोष, उच्च बौद्धिक क्षमता, या फिर कर्तव्य त्यागिता। तो यहाँ पे पूछा गया है उनकी समस्या का प्रमुख कारण नहीं है, तो उच्च बौद्धिक क्षमता उनकी जो समस्या का कारण नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ क्या है? तो संज्ञान का सामान्य बोलचाल में अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है, सक्रियता द्वारा, इस प्रतिमा द्वारा, सांकेतिक द्वारा, या फिर सूझ द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा, वह नहीं बताता है। शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़कने तथा उत्तेजित होने की दशा सूचित करता है। कौन शब्द? तो संवेग। कौन शब्द? संवेग। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? समान रूप से कक्षोन्नति, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक नहीं है, सामाजिक अनुभवों से दूरस्थता जो है इसके लिए आवश्यक नहीं है।